Dalton's law of partial pressure. So when I say Dalton's law of partial pressure, that means what? इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो कुछ लॉज हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये कहा कि पार्शियल प्रेशर है जैसे, सो वी नीड टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली पार्शियल प्रेशर इज, ये है क्या बेसिकली, और इसी को और आगे हम लोग कनेक्ट कर, जैसे अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि मैंने ये लिख तो दिया कि ये जो प्रेशर है पी टोटल बराबर पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन, या पी टोटल बराबर पी एन टू प्लस पी एच टू ओ, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या ये हर एक गैस के लिए हर जगह पे अवेलेबल है, क्या ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, क्या सबके प्रेशर के बराबर होता है, क्या रिलेशन एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट? सो what we are going to talk about is Dalton's law of partial pressure. As the name suggests, this is statement of this law is basically what? इस लॉ का स्टेटमेंट यह कहता है इसमें कि the total pressure exerted by a gaseous mixture, यानी जब कभी भी हमारे पास gaseous mixture हो, so here we can write the total pressure exerted by the gaseous mixture, the total pressure exerted by the total pressure exerted by a non-interacting or non-reacting gaseous mixture is sum of the partial pressures of all the components present, all the components present, जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उस गैसेस मिक्सचर में, सबके जो हमारे पास, जब हम ये कहेंगे कि टोटल प्रेशर जो होगा सबको जब हम जोड़ देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर हो जाता है, यानी सम ऑफ द partial pressures of all the components of the gases is equal to total pressure. और we can say, imagine करते हैं हम लोग कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कि हमने एक गैस का हमने मिक्सचर बना रखा है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो दिस इज द कंटेनर, ये कंटेनर है और इसमें हमारे पास क्या सब है, डिफरेंट गैसेज है, डिफरेंट गैसेज को मैंने कुछ ऐसे दिखा रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे मैंने कर दिया, ये ऐसे हो गया, दूसरा मैंने ये ले लिया, तीसरा मैंने ये ले लिया, जस्ट इंडिकेट करने के लिए है कि कैसे हमारा गैसेज जो है वो डिफरेंट है, उसके लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे दिखा रखा है, चौथा मैंने ये ले लिया। इसमें ध्यान रखना बच्चों, हमने क्या कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेड और ब्लू मिलके कुछ ये ग्रीन बना दे, ये नहीं चलेगा, यानी नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, नॉन नॉन रिएक्टिंग, यानी आपस में रिएक्ट ना करे, ये ध्यान रखना है हमें, रिएक्ट कर जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तब फिर बात बनेगी नहीं, ठीक। सो इन दिस केस व्हेन वी हैव दिस मिक्सचर, जो हमारे पास ये मिक्सचर है, तो पहली बात तो ये है कि डाल्टन्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज के लिए एप्लीकेबल है, सो व्हेन वी हैव दिस मिक्सचर इज अवेलेबल देयर, सो इन दैट केस वी कैन राइट हियर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी टोटल, जो पी टोटल होगा, दैट पी टोटल वुड बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने P1 मान लिया, P1, इसको मैंने P2 मान लिया, P2, इसको मैंने P3 मान लिया, तो ये P3 है, इसको मैंने मान लिया, चौथे वाला हमारे पास कौन सा, ये वाला ग्रे कलर का था, यानी ये वाला ले रखा है हमने, तो ये P4 है, ठीक। तो रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ये P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4,
अब यहाँ पर ये जो P1, P2, P3, P4 हमने लिख रखा है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, यानी इसको गैस के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में ये चर्चा हो रही है यहाँ पर। यानी इन जनरल हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो P टोटल है हमारा, दिस P टोटल कैन बी इक्वेटेड इन दिस वे, P टोटल इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पर ये इक्वल है। जब समेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि मान लो और गैसेज होते तो क्या लिखते हैं उसको, ऐसे हम लोग लिख सकते थे, ये ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया। नाउ आई एम राइटिंग है पी आई, आई इक्वल टू 1 टू n, ये ऐसे हो गया। एंड सो दिस इज व्हाट द डाल्टन्स लॉ इज, यही हमारा डाल्टन्स लॉ कहता है कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स के बराबर होता है हमारा टोटल प्रेशर, पी टोटल इक्वल टू पी एन आई इक्वल टू 1 टू एन पी आई के समेशन बराबर है। अब यहाँ पर ये P1, P2, P3, P4 जो मैंने लिखा है, व्हाट एग्जैक्टली दीज आर P1, P2, P3, P4। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 हमें ये जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर कि नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मस्ट बी, गैसेज मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग, गैसेज मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। रिएक्ट कर जाएगा फिर बात बदल जाएगी, तब हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नॉन रिएक्टिंग। दूसरा हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, व्हाट दिस टर्म इज, ये जो हमने लिखा है पार्शियल प्रेशर, ये क्या है एग्जैक्टली, पार्शियल प्रेशर होता क्या है, व्हाट दिस टर्म इज, ये जो टर्म हमने लिखा है पार्शियल प्रेशर, तो उसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो लेट अस इलैबोरेट, इसको कुछ इलैबोरेट करते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर है क्या। सो व्हाट पार्शियल प्रेशर इज, so when I say partial pressure, so partial pressure is nothing but partial pressure, partial pressure। so when I say partial pressure, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज बेसिकली, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट इसका है नंबर 1 पी टोटल, और दूसरा कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन। यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको ऐसे लिखते हैं, पी टोटल है और यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन है। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये तो गया मैथमेटिकली, इसको हम लोग और कैसे इलेबोरेट कर पाएंगे, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसी के बारे में हम मोल लोग अभी थोड़ा फ्रैक्शन क्या होता डिस्कशन। है? हाँ रुको, तो सो हियर वी नीड टू डिफाइन मोल फ्रैक्शन। पहला हमने लिखा है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। सो व्हेन आई से मोल फ्रैक्शन, दैट इज, इससे क्या मीनिंग है, दिस इज बेसिकली, ये शब्द कौन से शब्द से बना हुआ है बच्चों, this is made up of two words, one is mole, another is fraction। so what is meaning of fraction, what is meaning of fraction, मैथमेटिकली पी बाई क्यू such that p by q, यानी इंडिविजुअल बाय टोटल। इंडिविजुअल बाय टोटल जो है वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल इफ आई से, यदि मैंने एक पिज्जा लिया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइक वी हैव दिस, ये पिज्जा है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सो 1 2 3 4 बन गया हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। यदि मैं ये कहूँ कि मैंने एक पार्ट इसके खा लिया, ठीक, सो व्हाट फ्रैक्शन आई हैव, आई एट दिस, कितना हमने खा लिया इसका, कितना फ्रैक्शन। तो इंडिविजुअल ये एक, ये वाला पार्ट है, अपॉन टोटल कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, तो 1/4 हो गया इसका फ्रैक्शन, हाँ या ना। Yes, sir. इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, परसेंटेज आ जाएगा, 25% हो गया। So fraction into percentage, fraction into percent, fractions into 100, percentage equal to fraction into 100, that gives percentage। तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शन है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Mole. मोल लगा हुआ है। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर वी कैन से
N1 इक्वल टू, देखो यहाँ पर जैसे कोई मान लो हमारे पास ये गैस नंबर 1 है, तो N1 क्या हो जाएगा, दिस इज, और इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी कैन राइट हियर x1 इज इक्वल टू, जो हमारे x1 है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 वुड बी इक्वल टू व्हाट, N1 अपॉन N1 plus N2 plus N3 plus N4, and so just divide it and so and get the answer. So when you divide it तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा इसका, यानी so we can write here, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, this is equal to N1 plus N2 plus N3 plus N4, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल को जब हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, उससे मोल फ्रैक्शन मिल गया मुझे। When I have added total number of moles से divide individual mole by total number of mole gives what, यही समय ये मिल गया मोल फ्रैक्शन। ठीक, सिमिलरली यदि मैं ये कहूं कि x2 क्या हो जाएगा, what is x2, so what will you write, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 is equal to n2 by summation of by x. sum of the moles and so upon total n total, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना हम लोग, यहाँ पे n समेशन, summation हाँ, sigma. so we can write here n1 plus n2 plus n3 plus n4, or I could have written it in this way, n total लिख लूं, यहाँ पर nt लिख लेता हूं यहाँ पर ऐसे, ठीक, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे n1 अपॉन समेशन ऑफ व्हाट, क्या हो जाएगा यहाँ से, सो यू कैन राइट हियर इट लाइक दिस, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, यही सिग्मा हमारे पास है, एंड सो राइट हियर सिग्मा ni, एन टोटल हो गया ये वाला, और वी कैन राइट द n2 अपॉन n टोटल हो गया। सिमिलरली x3 क्या हो जाएगा, सो x3 would be equal to n3 by n total and x4 is equal to n4 by n total। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक कंपोनेंट का, राइट। एंड देन तो पार्शियल प्रेशर, यदि मैं ये कहूं कि पार्शियल प्रेशर जो है हमारे पास, इसको यदि मुझे कैलकुलेट करना है, सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, आई हैव टेकन अ कंटेनर, एक कंटेनर बना लेते हैं, और इस कंटेनर में हमारे पास 4 गैसेज हमने ले लिया यहाँ पर, एंड सो दीज गैसेज आर लाइक दिस, कुछ ऐसे है ये वाला, मान लेते हैं हमारे पास 32 ग्राम O2 है, 32 ग्राम O2, then take this is 28 gram N2, take 4 gram H2, and then take ये ले लेते हैं हम लोग 32 ग्राम SO2 and take 40 gram SO3, and I am saying total pressure P total is equal to 10 atm. Assume they are not reacting together, assumption मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, they are non-reacting, they are not reacting together, not reacting. Then calculate partial pressure of each gas, पहला है यहाँ पर partial pressure of each gas, partial pressure of each gas, then verify Dalton's law, verify Dalton's law of partial pressure. Please do this one. Yes. So when we have taken this one, so we have got this. हर्षिता क्या है आपका? सर मेरा भी कुछ पॉइंट नहीं जा रहा देखो है। बच्चों, पहली बात तो ये है कि द मोमेंट आई से मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब पहले तो मुझे मोल निकालना पड़ेगा, तब जाके मोल फ्रैक्शन निकलेगा। सो व्हाट इज मोल ऑफ दिस O2, तो सब हर एक का पहले मुझे मोल कैलकुलेट करना होगा बच्चों, प्लीज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, और फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल का, सो आई राइट हियर द सॉल्यूशन इज, सो व्हेन आई राइट नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, यानी पहले क्या करेंगे NO2,
NO2 would be equal to what? 32, यानी जो भी मास है बाय मोलर मास करते हैं ना हम लोग, गिवन मास है मोलर मास, हाँ या ना? यस सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 32, 32 हो गया। अग्रिमा कहाँ तक पहुंचे? यस सर, सर ये निकल वन, गया आंसर। हाँ ठीक है, ये NO2 1 आ गया। व्हाट अबाउट N of H2? सर 2 दिस इज 2, यानी हमारे पास ये 4 है, अपॉन 2 कर दिया तो ये आ गया 2। ठीक, देन यू कैन टेक N of N2, कितना आएगा बच्चों? दिस इज 28 सर 1 by 28, राइट? तो ये 1 आ गया नंबर ऑफ मोल। देन वी हैव दिस SO2, सो N of SO2 SO2, दिस इज इक्वल टू 0.5 32, हाँ, अपॉन 64, दैट इज 0.5। एंड रिया देखो कहाँ पे मिस्टेक आप कर रही हो, ये चेक करना है इसमें। एंड N of SO3, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वाला हमारे पास है, दिस इज 40 0.5 अपॉन 80, हाँ 40/80, दैट इज अगेन इक्वल टू 0.5। तो ये आ गया सबका हमारे पास, क्या हो गया? ये टोटल सबका मोल आ गया हमारे पास। अब जब ये मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? सो X of O2। सो स्टेप 1 यानी कैलकुलेशन का पार्ट 1 ये है, स्टेप 1 ये है, कैलकुलेटिंग देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो सबका मैंने इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, विच इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। अब पार्ट 2 देखना है। पार्ट 2 में स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें क्या करना है यहाँ पर? सो इन दिस स्टेप what we need to do is calculate mole fraction of each. So when I say mole fraction of each, तो यहाँ पर क्या सब आ जाएगा? So here what we have now, अब हमारे पास जो आएगा वो ये सब कुछ चीजें होंगी like this, यानी X of O2 कितना आ गया? This is 1 upon 5 1 अपॉन 5। कितना? देखो 1 है, 2 3 4 एंड दिस इज 5, 1/5 लिख लिया हमने यहाँ पर। सो 1 अपॉन 5 आ गया। सो 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2। सिमिलरली x ऑफ H2 कितना होगा? x ऑफ H2 इक्वल टू 2/5 यानी 0.4 हो गया। 0.4 x ऑफ N2 इज इक्वल टू हाउ मच? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू दिस इज, एक था कितना आया ये वाला? ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो गया ये वाला? 1/5, 1/5 यानी 0.2। Then we have x of SO2 is how much? Again 0.5/5 यानी 0.1, and x of SO3 is equal to 0.5 upon 5, that is again 0.1. ठीक, and so we have got the mole fraction, ये वाला part आ गया। Then step 3 is what? स्टेप 3 में हमसे ये कहा गया है या हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो दिस इज योर स्टेप 3। Step number 3, so in this case what we need to do, in this step we have to do this one, ये वाला हमें करना है, यानी p total को हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हेन आई से p total, तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर कि p total इज इक्वल टू, p total जो होगा हमारा, that has to be equal to this p total is sum of the partial pressures of each gas, that is equal to p of H2 plus p of O2 plus p of N2 plus p of SO2 plus p of SO3, and so that is equal to how much? क्या करेंगे यहाँ पर? p total कितना था? 10 into H2 कितना लिया हुआ हमने? H2 का हमारे पास है 0.4 plus p of O2, PO2 यानी 10 into O2 कितना हमारे पास है? O2 is 0.2। Then we have this PN2, PN2 के लिए क्या करेंगे? P total equal to 10 into N2 कितना हमारे पास है? 0.2। 0.2. Then we have 10 into SO2, SO2 is how much? This is 0.1 plus 10 into, again this is how much? 0.1। ठीक, so that comes out to be how much? देखो ये वाला कितना हो गया? ये 4 हो गया,
प्लस ये कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 10। यही था टोटल प्रेशर Yes. 10 atm, हाँ या ना? तो ये वेरीफाई हो गया। सो व्हेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट दिस, तो पहले में क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है, और फिर जब पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया फिर सबको जोड़ देना है। सो हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर? अंकित कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर को? हाउ डू वी कैलकुलेट देम? सर P इंटू सर मोल फ्रैक्शन से, मतलब सर हाँ, पी टोटल प्रेशर इंटू मोल टोटल। फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन हमारा पार्शियल प्रेशर होता है। एकता कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर? उदयन कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर? उदयन, चलो ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ऐसे हमने सॉल्व कर लिया है। सो व्हेन आई से, ये तो मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे देखा है। सो व्हाट वी हैव रिटन हियर इज कि हमने यहाँ पर ये लिखा है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस समथिंग अप टू एन, पी एन। So what exactly is the meaning of this partial pressure? इस partial pressure का क्या मतलब होता है? बच्चों देखो, इसको विजुलाइज करना है आपको, इसको दिमाग में फिक्स करना है। ये तो हमने मैथमेटिकली ये सब कुछ हमने कर दिया, लेकिन इससे हमें समझ में क्या आया, ये पार्शियल प्रेशर क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जस्ट हमने एक मतलब एक यू कैन से मशीन की तरह हमने सबको जोड़ दिया। वो नहीं करना हमें, इसका क्या मतलब है, मीनिंग समझना है। सो व्हेन आई से पार्शियल प्रेशर, दिस पार्शियल प्रेशर मतलब ये होता है कि आप इमेजिन करें कि बाकी गैसेज नहीं है। जैसे मैंने ये कहा, यहाँ पर ये वाला कंटेनर आप दोबारा से देखें, सेम कंटेनर, जस्ट टेक दिस कंटेनर। आप ये इमेजिन करो कि जैसे मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है रेड वाले का, तो रेड वाले का मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो इमेजिन करते हैं यहाँ पर कि बाकी और कोई गैस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यदि बाकी और कोई गैस प्रेजेंट नहीं है तो इसका प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट प्रेशर ऑफ दिस रेड वाले का मॉलिक्यूल का हम लोग प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है आइडियल गैस इक्वेशन से। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P इक्वल टू nRT बाई V होता है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक। सो कैन वी राइट हियर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? So we can write it here. So we can write here in this case, यहाँ पे हमने क्या लिखना है? NaRT by V, ये लिख लिया। प्लस PV के लिए क्या लिखेंगे? NbRT by V, वॉल्यूम तो वही रहेगा, यानी सेम दिस B, यानी हमारे पास ये येलो वाला है, मान लो बाकी गैस को हटा दिया तो उसके लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, केवल नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? Yes. So the NbRT by V, then we can write here NcRT by V, then we can say NdRT by V up to NnRT by V. NCRT NaBC हो गया ना यहाँ पर, और ये NnRT by V, और ये P टोटल जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? P total equal to nRT by V. Can we say like that? Yes. एंड देयरफॉर वी कैन से हियर, यहाँ से हम लोग इस चीज को प्रूफ करके बोल सकते हैं कि चूंकि एन टोटल जो हमारे पास है, तो देखो एन टोटल आ गया क्या हमारे पास, सो वी कैन से हियर ये जो पी टोटल है वो किसके बराबर हो गया? सो दिस इज बेसिकली यही पार्शियल प्रेशर है। एंड सो हियर वी कैन राइट पी टोटल इज समेशन ऑफ पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यानी इसीलिए हमने इसको ऐसे बोल रखा है यहाँ पर। इसको कैसे कर सकते हैं? सब कुछ मैं जोड़ दूं, आर टी बाई वी कॉमन ले लिया हमने, सो जस्ट टेक आर टी बाई वी कॉमन, फिर वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एन ए आर टी एन ए प्लस एन बी प्लस अप टू दिस एन एन, ये आ गया। एंड सो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये पी टोटल बराबर यही फॉर्मूला होता है ना, पी टोटल का इक्वल टू एन टोटल आर टी बाई वी होता है, और ये वाला भी क्या है, दिस इज बेसिकली एन ए प्लस एन बी प्लस एन एन, क्या हो गया, दिस इज आर टी बाई वी इंटू सम एन टोटल,
सो n टोटल RT by V। तो दोनों से एक ही चीज आती है, यहाँ पर दोनों से एक ही चीज आ गया हमारे पास। एंड सो हियर वी कैन राइट P total equal to n total RT by V, and this is what the Dalton's law of partial pressure, and therefore we are saying कि नॉन इंटरैक्टिंग गैसेस मिक्सचर के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी फॉर दैट वी कैन राइट हियर नॉन इंटरैक्टिंग गैसेस मिक्सचर के लिए जो टोटल प्रेशर होगा वो उन सबके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. So please go through this and find out if you have any doubt, any question. So we are seeing here now coming to Graham's law of diffusion और effusion की हम लोग बात करते हैं। And now here it is in this case क्या है, यहाँ पर ये एक process हमने लिखा है diffusion और ये effusion है। And so when I say diffusion or effusion, so what exactly is the meaning of this diffusion and effusion का क्या मतलब होता है? It is quite simple, बहुत ही simple सा है, सीधा सा है process, and so you can very easily इसको आप imagine कर सकते हैं। एक हमने जैसे कुछ ऐसे कर दिया, दूसरा बिल्कुल ऐसा ही कुछ कंटेनर है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें, यहाँ पर वो कुछ इस तरह का कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये क्लोज है, और इसको ऐसे लेने के बजाय मैंने इसको ऐसे ही ले लेते हैं। चलो छोड़ो इसको, ये लिया, हटाओ इसको, हटा दिया इसको। इसके बदले मैंने एक बैलून ले लेते हैं, बैलून बनाते हैं, ये इस तरह का है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर डिफ्यूजन और एफ्यूजन एक ही चीज है? बेटा थोड़ा चिल करो ना तुम्हें आगे आगे जब मैं यहाँ पर लिखा है मैं बोल दिया, हो गया खत्म। ओके सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यही चीज, आप बताइए कि क्या है, एक ही चीज है, डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं? व्हाट डू यू थिंक? एक ही चीज होनी चाहिए। एक ही चीज होनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं क्या एक ही चीज है या नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक, यस यहाँ सर। पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पर दोनों में मैंने सेम गैस लिया है, दोनों में ही क्या है, गैसेज हैं। और जब दोनों में ही गैसेज हैं तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं? कंटेनर की शेप का फर्क। ये एक शेप का, और कोई फर्क नहीं है क्या इसमें? सर वहाँ पर ओपन है और वहाँ क्लोज्ड है। हाँ, ये वाला हमारा क्लोज्ड है और ये वाला ओपन है। सो जस्ट इमेजिन करो कि इनसे यदि इसको हम लोग ऐसे सोच लें कि आपने क्या किया, इसको रूम में किसी कोने में आपने छोड़ दिया, रख दिया, तो क्या होगा? सपोज यही वाला आपका, मान लो ये रूम है। सो आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू स्मेल दिस वन। इसके अंदर जो भी इसका होगा, मतलब खुशबू, यदि मान लो ये एक परफ्यूम का है या फिर कोई मतलब ऐसा ले लिया कि जो रूम फ्रेशनर है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपके मतलब आप तक पहुंच जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हाँ या ना? Yes. सर अच्छा, यदि इसको हटा दिया, अब सोचो दूसरे दिन में मैंने ऐसे बंद करके रखा हुआ है, तब क्या स्मेल आएगी आपके पास? वैसे नहीं आएगी। Yes. नहीं लेकिन आएगी। यदि आप एक दो दिन छोड़ दो, just leave it for a day or two, so what will happen to the shape of this balloon? Will it remain so, or it would be something different? सर Sir, it shrink will कर shrink. जाता है। It will shrink, Sir, right? it will be shrink. हाँ, धीरे धीरे करते करते क्या होगा, ये पूरा पूरा श्रिंक कर गया। क्यों श्रिंक कर गया? Why? सर एयर लीक कर जाती है उसके अंदर एयर से। लीक कर जाती है। जब एयर लीक कर गई यहाँ से, मतलब क्या हो गया कि इसमें से जो एयर था या इसमें जो गैस था वो यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, लेकिन बहुत ही धीरे 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 धीरे। कैसे? बहुत ही धीरे धीरे धीरे। धीरे 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 धीरे, स्मॉल एंड वेरी स्लोली, वेरी स्लोली 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 निकल है, एंड थ्रू स्मॉल पोर्स और स्मॉल होल्स, जो यहाँ पे बहुत ही पतली सी होल होगी जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ होल से ये इसमें से गैस निकल रहा होगा। ठीक, तो जब भी स्मॉल होल से या ऑरफिस से, ऑरफिस या क्या कहते हैं इसको, होल बोलते हैं, जब स्मॉल ऑरफिस से या स्मॉल होल से जब ये निकल रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन कहलाता है ये। ठीक, और जब हम ये कहते हैं
ऑरिफिस या फिर हमें ये ले लिया, सो व्हेन दिस इज कॉल्ड स्मॉल होल और ऑरिफिस, ये बोलते हैं इसको। सो व्हेन वी हैव दिस वन, दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन, एंड व्हेन दिस इज ओपन स्पेस में जब ये हो रहा हो तब ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। सो दिस इज व्हाट, क्या है ये, व्हाट इज दिस, Diffusion. एंड व्हाट इज दिस, ये वाला क्या है यहाँ पर। Effusion. तो अविनाश जी बताएं, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें हैं सर। यही आपका प्रश्न था ना। यस सर। अब यही मैंने फोटो बनाया है ना, यस सर। तो थोड़ा सा बिल्कुल शांत मन से, आराम से, धैर्य रख करके बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एंड सो वी हैव सीन हियर कि डिफ्यूजन में कोई स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं होता, नो कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, रिमेंबर दैट। यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट हमें रखना है ध्यान, कि नो कंस्ट्रेंट, नो नो स्पेस कंस्ट्रेंट। इसमें क्या है, द गैस मस्ट escape थ्रू, गैस मस्ट escape थ्रू स्मॉल ऑरिफिस, स्मॉल ऑरिफिस से गैस को escape करना चाहिए, तो वो हमारा एफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखना, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। जो डिफ्यूजन है, दिस डिफ्यूजन इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये जो है गैस या लिक्विड दोनों ही आपस में डिफ्यूज करती हैं। सो व्हाई इट हैपेंस, रीजन क्या है यहाँ पर। सो द रीजन इन केस ऑफ गैसेज इज लॉजिक, और रीजन जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, सो रीजन फॉर दिस टू टेक प्लेस इज, रीजन इज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर में डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। जहां पर डिफरेंस इन प्रेशर नहीं होगा तो फिर वो डिफ्यूजन की बात हम लोग नहीं करेंगे। सो वी कैन से हियर दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, जहां भी प्रेशर और कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, प्रेशर कंसंट्रेशन, उसी कारण से ये हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर मान लो आपने स्प्रे किया तो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से यहाँ ये मूव कर गया, एंड सो इट इज जस्ट टेकिंग प्लेस। यानी यहाँ पर एक जनरल सा रूल है बच्चों, इस रूल को ध्यान रखना, ये प्रकृति का नियम है, ये बिल्कुल नेचुरल लॉ, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, एंड नेचुरल लॉ एंड दिस इज स्टेटिंग, उसमें ये कहता है यहाँ पर कि एवरीथिंग टेंड टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस और ओरिएंटेशन। क्या होता है, हर एक किसी की इच्छा ये होती है, जितने भी नेचर में सब्सटेंसेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, सबकी इच्छा ये होती है कि मैं मैक्सिमम जगह को ऑक्यूपाई करूं। ठीक, जैसे इमेजिन करके आप देखें कि आजकल जैसे लॉकडाउन है, सो हाउ आर यू फीलिंग गुड तो और यू इसलिए आर मैं भी फीलिंग बिस्तर बोर्ड। पे फैल जाता हूँ जब सोता हूँ। हाँ, सर बिस्तर में सोते समय मैं भी फैल जाता हूँ। तुम भी फैल जाते हो, लेकिन ये तो खैर चलो, ये तो सोते वक्त आप फैल जाते हो, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं कैसी होती हैं, आपकी इच्छा क्या है, कि लॉकडाउन है तो घर में बिल्कुल एक रूम में बंद है, अच्छी बात, अच्छा लगता है ये, नहीं No, सर। sir. नहीं अच्छा No, लगता है। हमारी इच्छाएं क्या होती है कि हम बाहर जाएं, बाहर घूमें फिरें, देखें, इधर उधर जाएं, हर जगह पे जितनी जगह हो वो हमारी घूमने की टेंडेंसी रहती है। ठीक, तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में भी ऐसी उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि वो मैक्सिमम जगह पर वो जा सकें, मैक्सिमम जगह पे घूम सकें, राइट। एंड सो दिस इज व्हाट इज द नेचुरल लॉ। सो एवरीथिंग टेंड टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस और मैक्सिमम ओरिएंटेशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं, राइट। इसी से आगे की बात करेंगे हम लोग। सो दिस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन जस्ट उसी लॉ का एक एक्सटेंशन है, एंड दिस इज स्टेटिंग लाइक दैट। इसका स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, सो लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज बेसिकली व्हाट, ये लॉ का स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और
effusion of a gas is inversely proportional to the square root of density or molar mass. So just read this statement. The rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of density और molar mass के inversely proportional होता है. Square root of molar mass और density के inversely proportional है. So when I say this is inversely proportional to square root of molar mass, so here I can write, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर R1 is क्या लिखना है यहाँ पर अपॉन मोलर मास रूट m1 लिख लिया. तो R2 क्या हो जाएगा? सिमिलरली R2 वुड बी इक्वल टू अगेन, और इसको हम लोग इक्वेट पहले इक्वलिटी में लिख लेते हैं इसको. सो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो वी कैन राइट हियर R1 इक्वल्स टू K अपॉन अंडर रूट m1. सिमिलरली वी कैन से हियर R2 वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 proportional to 1 by root m2, or we can write here R2 is equal to K upon under root m2. And therefore, if I compare, so if I say like this, that rate of effusion of gas 1 upon rate of effusion of gas 2 upon rate of effusion of gas 2 upon rate of effusion of gas 2 rate of effusion of gas 2 is equal to क्या हो गया यहाँ पर? So here we can write K1 यानी constant by root m1, constant by root m1 लिख लिया हमने यहाँ पर, into under root m2 by constant. So we can write here, यहाँ पर इसको हमने क्या किया, rate of effusion. So we can write R1 upon R2 is equal to under root m2 by m1. ये वाला हमारा एक रिलेशन बन जाता है. एंड सो दिस इज व्हाट द बेसिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ग्राहम्स लॉ. ये हमारा बेसिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन का या डिफ्यूजन का. अब ये जो हमने लिखा है रेट ऑफ इफ्यूजन, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस रेट ऑफ इफ्यूजन इज, ये रेट ऑफ इफ्यूजन है क्या? सो व्हेन आई से रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन जब हमने लिखा है यहाँ पर, सो व्हाट दिस इज, सो दिस रेट ऑफ इफ्यूजन इज बेसिकली व्हाट rate of effusion is equal to volume of gas effused by time taken. रेट इज तो वही है कि कितना पर यूनिट टाइम क्या चीजें चल रही हैं, वही है हमारे पास है. सो अपॉन टाइम टेकन ठीक. और वी कैन से दिस इज इक्वल टू V1 by T1. Therefore we can say V by T लिख सकते हैं इसको ऐसे. So if I combine these two, यदि मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूं कि R1 के बदले V1 by T1 लिख दिया और R2 के बदले V2 by T2 लिख दिया, then what you will get, क्या आएगा उससे? So what you will have now is V1 by T1 into T2 by V2 is equal to क्या हो गया? This is equal to R1 by R2, R1 upon R2, and that is equal to under root M2 by M1. सवर हाँ या ना? Yes, sir.
ठीक, अंकित क्लियर है ये? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, सो वी कैन जस्ट राइट इट इन, यही वाला हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया और इसी फॉर्मूला का हमेशा के लिए हमें यूज करना है। एंड सो जस्ट मार्क इट, इसको आप बढ़िया से इसको कवर अप करें। एंड सो वी राइट इट इन दिस वे, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं इसको कवर करके। एंड देयरफॉर वी हैव गॉट दिस वन, ऐसे बॉक्स में लिख लो इसको। सो R1 by R2 यानी रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ वन गैस अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू V1 by T1 इंटू T2 by V2 इक्वल टू M2 अपॉन M1। अब इसमें मैं कुछ केसेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उन्हीं केसेज की हम लोग चर्चा करेंगे और इसी को, ये जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है इसी को और इलेबोरेट करते हैं, इसी को और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हमने लिखा है। पहले आप इसलिए दोबारा से क्या करना है आपको, पहले आप रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन इन सबको पढ़ो, इसको देखो समझो, इसको फिक्स करो माइंड में एंड देन विल गो अहेड। सो द मोमेंट आई हैव स्टेटेड हियर, पहली बात यहां से हमारे पास ये निकल के आएगी इसमें, वो ये है बच्चों, तो ध्यान से देखना, इसको समझना। इसमें ये कहा गया आपसे कि ये जो लिखा है हमने R और ये अंडर रूट M, मतलब क्या है इसका, सीधी सी बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सो रेट बढ़ेगा यदि मोलर मास कम होगा। सो लाइटर मॉलिक्यूल इफ्यूजेज फास्टर, लाइटर मॉलिक्यूल्स इफ्यूज फास्टर, मतलब जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा वो जितना छोटा और स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, जितना कम मोलर मास होगा उतना ही ज्यादा होगा, और हेवियर मॉलिक्यूल्स की में जो मूवमेंट है वो स्लो होगा। सीधी सी बात है कि मास ज्यादा है तो मोमेंटम कम हो जाएगा ओवरऑल, हम ऐसे कह सकते हैं, स्पीड कम हो जाएगी। कैन वी से लाइक दैट? Yes. सो वी कैन से लाइटर मॉलिक्यूल जितना, सो वी कैन राइट हियर, सपोज जैसे मैं कहूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन हो गया। देन वी कैन से हाइड्रोजन के बाद कौन सा, मान लो हीलियम ले लिया, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, यहाँ पे हीलियम कितना होता है 4। देन इसके बाद मैंने कहा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फिर इसके बाद क्या आएगा, SO2 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, SO3 आ गया। बिकॉज इन दिस केस देखो यहाँ पर क्या होगा, N2 28, देन दिस इज 32, दिस इज 64, दिस इज 80। सो जितना ज्यादा मोलर मास, रेट ऑफ इफ्यूजन उतना ही कम होता जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन राइट हियर। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. वेल अब दूसरा देखो, यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला में आ गए, ये हमारे पास बहुत ही बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है और इसी को हमेशा ध्यान रखना है। सो वी कैन राइट हियर R1 by R2 इक्वल टू V1 by T1 इंटू T2 by V2, दिस इज अंडर रूट M2 by M1। एंड देयरफॉर अगर सोचो यहाँ पर कि केस 1 ले लिया मैंने, केस 1 ये है हमारे पास, केस 1 यानी यदि टाइम ऑफ इफ्यूजन इज सेम इफ two gases are effusing under identical condition, आइडेंटिकल कंडीशन मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, जैसे प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, ये सब कांस्टेंट है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, if two gases are effusing under identical condition for same time, तो इस केस में क्या हो गया, यानी टाइम हमारा सेम हो गया, therefore we can say T1 equal to T2 and thus the equation would become क्या हो जाएगा, so we can write here R1 upon R2 would be equal to, then what will you get is T1 T2 cancel out हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास V1 upon V2, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो होगा ये हमारे पास मिल जाएगा V1 by V2 इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1। हाँ या ना? Yes. सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, ऐसे हमने लिख लिया इसको। ठीक, ऑन द अदर हैंड यदि मैं ये कहूं केस 2 इज स्टेटिंग लाइक दिस, केस 2 हमारा ये वाला बन गया, जहां पर मैं ये कह रहा हूं इसमें कि अब यहां पर मैंने क्या करना है इसमें कि केस 2 में यहां पर आई एम जस्ट टेकिंग, इसमें वॉल्यूम बराबर कर दिया, वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम, वॉल्यूम ऑफ गैसेज इफ्यूज्ड आर सेम, वॉल्यूम ऑफ gases effused are
सेम, देन इन दैट केस क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा? सो फॉर दैट वी कैन राइट हियर v1 by v2। देखो बच्चों यहाँ पर तो v1 और ये v2 कैंसिल आउट हो गया, t2 by t1 रह जाएगा। सो हियर वी कैन से t2 by t1 वुड बी इक्वल टू t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? r1 बराबर t2 by t1, r1 अपॉन r2 इक्वल टू t2 by t1 इक्वल्स टू अंडर रूट m2 by m1। ये हो गया, and therefore we can say it like this। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया। जब हमारे पास कंडीशंस आइडेंटिकल हो उन केसेस में हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ना समझना और फिर इससे और आगे के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड विल कम विद सम मोर एग्जांपल ऑन दिस। सर बोलो। इनकी डायमेंशन सेम